एस्टैब्लिशमेंट में बड़ी तब्दीलियां, अल्ताफ हुसैन की खबरें। हमारा अलायंस क्या चक्कर है? हमारा लाइसेंस हटा दिया जाए, केई की बड़ी धमकी। पेजर की एक नई कहानी। वक्त करीब आ रहा है, कुछ होने वाला है। अली अमीन का राब्ता नहीं हुआ, एक बड़ी खबर। पीपी ने जवाब दे दिया, पहले ऑर्डर फिर तरमीम। मौलाना का चिल्ला और इमरान की ख्वाहिश। क्या माशाअल्लाह लग रहा है? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आपसे हर बार की तरह इस बार भी एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कुछ तहलका अंगेज कहानियां हैं और उन कहानियों के पीछे छुपे बहुत सारे राज हैं। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं। पिछले चंद दिनों से पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है और शादी के कार्ड वायरल होने के बाद उस पर बेतहाशा तबसरे, तज्जिए वगैरह वगैरह हो रहे हैं। ये शादी का कार्ड किसका है और किस तरीके से ये मार्केट में लॉन्च हुआ, ये भी एक बड़ी अजीब कहानी है। ये जो शादी का कार्ड दिखाया जा रहा है, उस शादी के कार्ड में ये बताया जा रहा है कि एक तो दूल्हा है और एक तो दुल्हन। वो हमेशा ही बताया जाता है, लेकिन एक दूल्हे और दुल्हन के साथ साथ जो उनके वालिद यानी उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो नाम दिए गए हैं वो बड़े ही अहमियत के हामिल हैं। जो दो नाम दिए गए, उन दो नामों में एक नाम का जिक्र था कि एक उनका ताल्लुक साबिक किसी ज़माने में फ़ौज से रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी रहने की बात कही जा रही है। और जो दूसरा नाम है जिसको बताया जा रहा है, अब वो मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, वो वाकई में शादी का कार्ड है, उस नाम के पीछे है यानी कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे अहम इदारे DGI के सरबराह यानी कि यानी कि जो हमारे पास ISI है उसके सरबराह नदीम अंजुम साहब का नाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनकी शादी 20 सितंबर को हो रही है। यहाँ से वो अफवाहें हैं जिन्होंने गर्दिश करना शुरू की और पिछले कई दिनों से ये अफवाहें बेतहाशा गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान के जो सबसे मजबूत इदारा कहा जाता है या पाकिस्तान में जिसे सबसे ज़्यादा ताकतवर इदारा का तस्लीम किया जाता है, वो पाकिस्तान का वो खुफिया इदारा यानी कि पाकिस्तान के ISI को कहा जाता है। अमूमी तौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि पाकिस्तान में जो बड़े मजबूत ओहदे, चाहे उसमें चीफ जस्टिस का हो, वज़ीर आज़म का हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हो, तो उसमें एक नाम जो है वो DGI यानी कि ISI के सरबराह का भी दिया जाता है, नदीम अंजुम का भी दिया जाता है। कहा यह जाता है कि इस ओहदे पर अगर कोई शख्स है तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, इस हद तक ताकतवर होता है कि वो वज़ीर आज़म या मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पर भी असरअंदाज होता है और हो सकता है, या पाकिस्तान की एक तारीख रही है कि हमेशा से ऐसा होता हुआ भी आया है। जब परवेज़ मुशर्रफ यानी कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने अपना आर्मी का ओहदा छोड़ा, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा छोड़कर सदर मुमलिकत का ओहदा संभाला, तो उसके बाद कई लोगों का ख्याल ये है कि इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट थी उसके पीछे उस वक्त के ISI के सरबराह यानी कि जनरल कियानी साहब का एक बड़ा हाथ रहने का भी इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है मुख्तलिफ अदवार में। खैर, हम उस जिक्र को नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो इस वक्त खबर का जिक्र या खबर की बहुत बड़ी जो चीज़ है वो ये कि उसके बाद से ये अफवाहें गर्दिश करना शुरू हो गई। मैं फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे लफ्ज़ को फोकस कीजिएगा, अफवाह। ये अफवाहें गर्दिश करने लग गई कि मुतवक्के तौर पर 22 सितंबर को हो सकता है कि पाकिस्तान की ISI के सरबराह वहाँ से अपने ओहदे से हट जाए। पाकिस्तान के कई व्लॉगर्स जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें आप एक तरफ के उमर चीमा साहब को ले लीजिए, एक तरफ के आप मतलब ये मुख्तलिफ ओपिनियन बिल्डर्स कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ अपनी आइडियोलॉजीज़ को, मुख्तलिफ ओपिनियन को बिल्ड करते रहते हैं। उसमें आप एक तरफ असद तूर को ले लीजिए, दूसरी तरफ आप इमरान रियाज खान को ले लीजिए, तीसरी तरफ जो है वो आप तलत हुसैन को ले लीजिए, चौथी तरफ आप हामिद मीर को ले लीजिए। ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। आप इन ग्रुप्स के मुख्तलिफ लोग, आप कहीं पर जो है वो लाहौर से आप इमरान शफकत को ले लीजिए। बहुत सारे लोगों ने इस पर तबसरा करना शुरू कर दिया कि जी जनाब कोई बहुत बड़े ओहदे पर बात हो रही है, अफवाहें उड़ रही हैं। अब हमने इस हवाले से कुछ मालूमात ली और कुछ मालूमात हमने
हासिल करने की कोशिश की या जो कुछ भी इस वक्त सोशल मीडिया पर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उसका निचोड़ निकालने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला कि जो पाकिस्तान के इस अहम ओहदे पर नदीम अंजुम साहब हैं, वो अपने ओहदे की मुद्दत मुलाजमत शायद पहले मुकम्मल कर चुके हैं। मेरा लफ्ज़ है शायद पहले मुकम्मल कर चुके हैं, और उसके बाद उन्हें एक नोटिस के ज़रिए जब तक के कोई मज़ीद फर्दर ऑर्डर नहीं आया था तब तक उनको उस ओहदे पर कायम रखने की बात की गई थी। अब जो एक बड़े और सहाफ़ी हैं, बड़े सहाफ़ी कह सकते हैं आप उनको, यूट्यूबर कह सकते हैं, तज़किया निगार कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी तरफ से ये इंकशाफ सामने आया कि इस हवाले से एक और अहम ओहदे पर फाइज शख्स को इस ओहदे पर लगाने की बातें कही जा रही हैं। अब हमने ज़रा सी इसकी तहकीक शुरू की, ज़रा से मामलात को समझने की कोशिश की, तो हमें मालूम हुआ कि जनाब अभी तक ये ज़्यादातर र्यूमर्स हैं। इस हवाले से कोई हकीकी या कोई परमानेंट नोटिफिकेशन या इस तरह का अनाउंसमेंट अभी तक कहीं पर भी वाज़े तौर पर नहीं आया है। मुतवक्के कहा जा रहा है क्योंकि फ़र्दर ऑर्डर की बात हुई थी, तो ज़ाहिर है फ़र्दर ऑर्डर वहाँ तक जा सकता है, यानी कि फ़र्दर ऑर्डर की बात है। अब उससे फ़र्क क्या पड़ सकता है? आपके इल्म में होगा कि जो पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या आपकी पाकिस्तान की साबका इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें जनरल बाजवा साहब या जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उनके ताल्लुकात इमरान खान साहब से कशीदा तो पहले से थे, लेकिन इसमें ज़्यादा तनाव उस वक्त, आज से 2 साल पहले यानी कि 2022 में उस वक्त ज़्यादा शिद्दत, बल्कि 2021 में उस वक्त ज़्यादा शिद्दत के साथ आया था कि जब इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को ISI के सरबरा के ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया था। ये 2-3 साल पहले ही आपने देखा होगा ये सारे मंजर हुए, और उसमें सितंबर और अक्टूबर का यही महीने थे कि जिसमें उसमें शिद्दत आती गई, और उसके बाद फिर इमरान खान ने उस ओहदे के लिए नदीम अंजुम साहब का इंतखाब किया या करवाया गया, कुछ भी आप इस पर लफ्ज़ का इंतखाब करें, और फिर इमरान खान का हुकूमती सतह पर वो जवाल शुरू हुआ, सियासी तौर पर तो नहीं, अलबत्ता हुकूमती सतह पर वो जवाल शुरू हुआ कि फिर अप्रैल 2022 के अंदर उनको इस ओहदे से जाना पड़ा, यानी कि 2021 में शुरू होने वाला मामला यहाँ पर आकर एंड हुआ। 3 साल इस ओहदे को ज़ाहिर हो चुके और अब इसकी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी, तो अब बहुत सारे लोगों को ये तवक्कुआत है कि ज़ाहिर इस ओहदे पर अगर फाइज शख्स में तब्दीली रोनुमा होती है तो क्या पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों में और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के अंदर क्या सोच में कोई फ़र्क आएगा, और उस फ़र्क की बुनियाद पर पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी जो आज के गद्दारान कहलाते हैं। मैंने याद होगा, अगर आप मेरी दिसंबर 2021 की वीडियो उठाकर देखिए तो आपको इल्म में होगा कि मेरे एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था। मैंने कहा था कि आज के मुहिब्बे वतन कल के गद्दार होंगे और कल के गद्दार आज के मुहिब्बे वतन होंगे। तो क्या फिर वही वक्त करीब आ चुका है कि जिसकी प्रेडिक्शन मैंने 3 साल पहले कही थी और उसके बाद वो सब कुछ हुआ, और अब मैं फिर ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि क्या फिर ऐसा होगा कि आज के मुहिब्बे वतन कल के गद्दार और कल के मुहिब्बे वतन आज के, तब आप इसको रिवर्स में कुछ भी कर लीजिए, ये होने वाला है। इस पर बहुत ज़्यादा चेमागोइयाँ हो रही हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ को ये तवक्कुआत है कि क्या इससे पॉलिसी में तब्दीली होगी, तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त तहरीक इंसाफ हो या वो जमातें कि जो कि इस वक्त काफ़ी तनाव का शिकार है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम आप ले सकते हैं, उसमें आप MK लंदन को भी आप शामिल कर सकते हैं, उसमें PTM को भी शामिल कर सकते हैं, उसमें अचकज़ई साहब को भी शामिल कर सकते हैं। वो तमाम जमातें जो इसमें शामिल हैं उसके साथ क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होगी, फ़िलहाल ये एक सवालिया निशान है। पहली बात तो ये देखनी है कि क्या वाकई में ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं ये किसी ख़बर की सूरत में सामने आना शुरू होती हैं या लोगों की ख्वाहिशात का रंग है। क्या वो जो नोटिफिकेशन था कि जिसमें कहा गया था कि ता हुक्म सानी, यानी कि जो नया हुक्म नहीं आता तब तक वो इस ओहदे पर रहेंगे, तो क्या वो उस ओहदे पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सारी बातें वक्त आने पर ज़ाहिर मालूम होगी। और यकीनी तौर पर इसके बाद बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ भी देखी जाएंगी, लेकिन ये तब्दीलियाँ मस्बत हैं या मनफी हैं, और उसमें जो उनके अपोनेंट हैं उनके रवैये क्या होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत की खबर है। तो पहली खबर जो हम आपको तफसील के साथ आगाह कर रहे हैं या जो अफवाहें हैं उसके बारे में मैंने आपको इतला दी। दूसरी बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मुझसे आप लोगों ने बेतहाशा सवालात पूछे और बेतहाशा 2 बातें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछी। अव्वल ये कि इस वक्त MKN के बानी यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब पर हमने कोई पिछले दिनों में कोई शो नहीं किया और कोई ख़बरें हमने इस हवाले से नहीं दी, और दूसरा ये कि इस वक्त ख़बरें उस हवाले से क्या जनरेट हो रही हैं।
पहली बात हमने आपसे ये बात कही थी कि ज़ाहिर है हम जब कोई ख़बर होती है और जो कोई हलचल होती है तो सबसे पहले ज़ाहिर ख़बर स्पेशली सिंध की शहरी इलाकों के हवाले से, कराची के हवाले से और जो पहली ख़बर होती है वो हमसे ही आती है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात के हवाले से हो। इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब के हवाले से ज़ाहिर है कोई बड़ी ख़बर जनरेट नहीं हुई है, जिस तरह पहले उनके लंदन की कोर्ट्स में मामला चल रहे थे, जिस तरह पहले उनके पाकिस्तान की अदालतों में मामला चल रहे थे, या पहले उनके इस्टेब्लिशमेंट के और उनके मामला चल रहे थे, उनके लोगों की गिरफ्तारियों के मामला चल रहे थे। अभी भी सिर्फ 17 सितंबर को उनके यहाँ एक तकरीब हुई है, उन्होंने तकरीब में तकरीबन वही तमाम गुफ्तगू की है जो अमूमी तौर पर वो करते हैं। और दो ये कि कराची के अलावा ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस निकला जो 17 सितंबर मनाया गया, वहाँ पर सखर और हैदराबाद में उनके जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर नारेबाजी भी की गई। तो अभी तक क्योंकि कोई बड़ी खबर नहीं हो रही और मेरा ताल्लुक क्योंकि ज़्यादा खबर से, बहुत सारे लोग क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम के साथ वो अपनी रेटिंग्स का भी उनका चक्कर होता है कि वो कहते हैं हाँ भाई कोई एक जिक्र हो या ना उनके लगा दिया तो रेटिंग्स का उनका सिलसिला शुरू हुआ था। खबर कोई आएगी तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि दावा हमेशा हमारा हुआ कि कोई भी बड़ी खबर जब वहाँ से जनरेट होगी तो हम आपकी तरफ ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल वहाँ से क्योंकि कोई बड़ी खबर जनरेट अभी नहीं हो रही है, जैसे जैसे खबर होती जाएगी, जिसमें अभी का 17 सितंबर का मामला हुआ तो जो खबर जनरेट होगी तो हम आपको उस हवाले से ज़रूर करेंगे। ज़रा हम सबकी खबर देते हैं तो उनकी भी जो खबर उस हवाले से जनरेट होगी तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा कि क्या हुआ है सिवाय 17 सितंबर के उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से। ताहल उनके अभी तक इस्टेब्लिशमेंट से मामला कोई तय नहीं हुए। अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदा तकारीर और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की जो मुखालिफ क़ुव्वतें हैं जिसमें ख़ास तौर पर PTM हो, तहरीक इंसाफ हो, दीगर हो, उनका झुकाव क्योंकि वाज़ेह तौर पर उस तरफ नज़र आता है उनकी तकारीर से, टिकटॉक बयान से। तो इस वक्त लगता यह है कि फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसमें कोई हलचल होगी तो ज़रूर हम उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। एक बात ये अगर इन फ्यूचर हो सकता हो, मैं अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर कुछ ऐसा सिलसिला हुआ तो हम आपको इस हवाले से ज़रूर आगाह करेंगे। तीसरी अगली खबर की तरफ हम आते हैं। आज कराची शहर में आज यानी कि मैं जब आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि 19 सितंबर का दिन है, सिंध के जो वज़ीर दाखिला हैं उसकी सरबराही में एक ज़िली कमेटी का इजलास सिंध असम्बली के अंदर हुआ। वहाँ पर KE के आला अफसरान को तलब किया गया था, लेकिन KE के आला अफसरान नहीं आए थे। कल गुज़िश्ता रोज़ सिंध के जो पैक यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें बात भी कही गई थी कि जो सिंध हुकूमत के 30 अरब रुपए KE पर वाजिबुल अदा है वो KE फौरी तौर पर वापस करे, लेकिन KE ने कहा कि पहले सिंध हुकूमत हमारे पैसे दे फिर हम वो पैसे देंगे। अब दूसरी तरफ का मामला ये हुआ कि आज एक कमेटी का इजलास हुआ और उसमें जो ज़िया साहब हैं इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उन्होंने कहा कि अगर KE के अफसरान आज के इजलास में नहीं आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दी जाएंगे। बहरहाल वो एज अ वज़ीर दाखिला ये बात कर सकते हैं कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करवा सकते हैं। उसके बाद शाम गए उस कमेटी के इजलास में जो KE के CEO हैं अलवी साहब वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि भाई आपको जो करना है कर लें। मतलब मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, हम करते हैं बिजली के जो निर्ख है वो देती है वफाकी हुकूमत, आपको उनसे निमटना है निमट लें। जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ कि आप किस तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई अगर आप में हिम्मत है, तब मैं उनका मुखफ़फ़ बता रहा हूँ आपको, लफ्ज़ ये नहीं था, उन्होंने कहा कि हमारा लाइसेंस आप मनसूख कर दें, हुकूमत चलाना चाहती है हुकूमत चला ले। अब ज़ाहिर है ये सूबाई हुकूमत का था, अब वो उनको मालूम है सूबाई हुकूमत में ये जो लोग ज़ाहिर है वो वज़ीर आला और गवर्नर का फ़ोन नहीं उठाते, उनको कोई हैसियत नहीं देते, पार्टी के सरबराहान को अहमियत नहीं देते, आवाम को अहमियत नहीं देते, आवाम के दुखों तकलीफ़ों को अहमियत नहीं देते। तो वो इस कमेटी उन्होंने कहा भाई अगर आपको होता लाइसेंस आप मनसूख कर दे, KE वालों ने डायरेक्ट कह दिया। ज़ाहिर वो सिंध हुकूमत के हाथ में नहीं है, लेकिन वहाँ पर गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा हुई और माहौल भी बहुत ज़्यादा गर्म रहा, मगर उसका कोई नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आया। अगली खबर, मतलब बहुत सारी खबरें हैं तो मैं आप चाह रहा हूँ कि बहुत सारी खबरें, बहुत सारे मामलात एक साथ ही हम उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते जाएं और ताकि बात को आगे चलाएं। इस वक्त जो वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर जो है वो काफ़ी उनके इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं उसके मामलात में भी आपने देखा, दीगर मामलात में भी वो काफ़ी आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक धमकी देते हुए जब 9 सितंबर का इन्होंने बड़ी ख़तरनाक किस्म की एक तकरीर की थी, फिर 10 सितंबर को ये लापता हो गए थे और इनको भी कहीं ले जाया गया था। तो उसके बाद 11 सितंबर को इन्होंने बड़ी ख़तरनाक फिर कहा था कि मैं अब ख़ुद अपनी पॉलिसी बनाएंगे, हम अफ़गानिस्तान जाकर ख़ुद बात करेंगे, और हमने उसको कहा था कि ये वफाकी मामला में मुदाखलत है। आज एक बहुत अहम इत्तला हमारे पास मिली है
और ये इतला सामने आई है कि वो फ़ोटो सेशन के लिए तो अफ़गान सफ़ीर को वहाँ बार बार बुला रहे हैं, अफ़गान कौंसल जनरल को भी बार बार बुला रहे हैं, और अब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीब हुई उसके अंदर भी उन्हें ख़ास तौर पर शिरकत की दावत दी गई। लेकिन जो मेरी इतलात आई हैं उसके मुताबिक जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर हैं, अफ़गान पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गान नाज़िमुल उमूर हैं, उनकी जानिब से मुझे एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने हमसे किसी तौर पर भी हुकूमती सतह पर राब्ता नहीं किया है। यानी कि अली अमीन गंडापुर को भी मालूम है कि उनकी लिमिटेशन क्या है। वो सही अवामी जलसों में इधर उधर तस्वीरें खिंचवाने के लिए वो सारी बातें कर देते हैं, लेकिन अभी जो हमें सरकारी तौर पर पता चला है वो सरकारी तौर पर ये बात पता चली है कि इस हवाले से इन्होंने कोई बाज़ाब्ता राब्ता या सरकारी राब्ता कोई भी नहीं हुआ। ये एक मैं आपको बड़ी ही अहम खबर दे रहा हूँ। अब एक और ख़बर की तरफ चलते हैं। इस वक्त ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब हर जगह पर बड़े हिट लिस्ट में थे कि जनाब मौलाना ने क्या कदम उठा लिया। वो तहरीक इंसाफ जो डीजल डीजल कहते कहते थकती नहीं थी, वो मौलाना फजल रहमान साहब के कदम को पता नहीं क्या कहाँ से कहाँ समझ रही है, और वो समझ रही है कि बस मौलाना फजल रहमान साहब जैसा तो आदमी कोई है नहीं। यहाँ तक कि इमरान खान साहब जो हर वक्त डीजल डीजल जानबूझ के नारे लगवाते थे, और आपको याद होगा था एक जलसे में तो उन्होंने कहा था कि जनाब मुझसे बाकायदा उस वक्त के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा साहब, उन्होंने दरख्वास्त की है कि इन्हें डीजल ना कहा जाए, लेकिन फिर भी वो डीजल डीजल कहना शुरू हो जाते थे। खैर नुक्ता बड़ा अहम ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो 10 दिन के चिल्ले पर, यानी कि 10 दिन के लिए यहाँ से चले गए। यानी कि अब आप ये समझ सकते हैं कि जो आइनी तरामीम का मुसव्विदा है वो कम से कम इस हफ्ते तो अब मुमकिन नज़र नहीं आता, यानी अगले 10 दिन तक तो मुमकिन नज़र नहीं आता है। मगर इसमें कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, और उसमें यह हुआ है कि इमरान खान के लोगों की तरफ से, मतलब इमरान खान तहरीक इंसाफ के सारे मामला से लेना देना कुछ भी नहीं था, क्योंकि अगर ना ही हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था, ना इस्टाब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया था कि वो इस तरामीम के हवाले से करें। हाँ, मौलाना साहब ज़्यादा अहम थे, और मौलाना साहब से भी इसीलिए रब्ता किया गया था कि जनाब वो मामला को हल करने के लिए और अपने वोट देने के लिए उसमें उनसे कहा गया था। लेकिन ज़ाहिर है इसमें तहरीक इंसाफ का कोई क्रेडिट है नहीं कि तहरीक इंसाफ ने इनको मजबूत किया। असल मसला मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, असल मसला इसमें अदालती तरामीम का नहीं है। आज भी बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि जनाब अदालती तरामीम होनी चाहिए। इसमें एक जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो एक बड़ा मसला है फ़ौजी अदालतों का है। हो ये रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज का ओपिनियन ये जो इस वक्त जो सामने आ रहा है, या जो दीगर लोगों का सामने आया, जो मुख्तलिफ ज़राए से सामने आ रहा है, वो ये आ रहा है कि इस वक्त तक जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, सिंध के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, या फिर बलूचिस्तान के अंदर हो, उनमें अदालतों की तरफ से कोई फ़ैसले नहीं दिए जा रहे हैं। और उन फैसले ना देने की वजह से ये हो रहा है कि जो है वो बकौल उनके के मामला आगे नहीं बढ़ पाते। अब अगर फ़ौजी अदालतें हैं, फ़ौजी अदालतें ज़ाहिर पहले से मौजूद हैं, लेकिन अगर फ़ौजी अदालतों में जो केसेस सुने जाते हैं उनको बाद में कोर्ट से रिहाई दे देती है। तो इस सारे मामला में ये कहा गया था कि जो आइन के आर्टिकल्स में तब्दीली की गई थी उसमें फ़ौजी अदालतों की भी बात की गई, और कहा गया है कि उनकी जो फैसले होंगे उन्हें हाई कोर्ट के लेवल पर दोबारा से नहीं सुनाया जा सकता। ये बात बड़ी उसमें शामिल की गई थी जिस पर जो है वो तहरीक इंसाफ को शिकायत थी। लेकिन खैर हमारा नुक्ता ये नहीं, तहरीक इंसाफ ने कहा कि जनाब ज़ाहिर इस बारे मामला में तहरीक इंसाफ का मैंने आपसे फिर कहा कि उनके वोट की वो ज़रूरत नहीं थी, कि जिस तरह से जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था तो उस वक्त सारी अपोजिशन को साथ मिलाया गया था। इस वक्त की सूरत हाल ऐसी है नहीं। अली मोहम्मद साहब ने कहा कि जनाब पहले इमरान खान को रिहा किया जाए और उसके बाद आइनी तरामीम पर पीछे ही बात करेगी। तो शजीर इनाम नेमन साहब जो हैं वो आजकल काफ़ी बरसते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर भी शजीर इनाम नेमन साहब ने जवाब दिया कि जनाब कोई ऐसी शर्त नहीं मानी जाएगी और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जनाब पहले आप जो है वो 9 मई को भुगतें और उसके बाद फिर आपसे कोई बातचीत का सिलसिला होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ज़्यादा विलिंग नज़र आ रही है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इस सियासी खेल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीछे धकेलते हुए मौलाना से अलहदा से नेगोशिएट करते हुए मौलाना को तैयार कर रायामा हमवार करने के लिए अब बाकायदा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सामने आ रहे हैं, और ये इतलात हमारे पास पहुँच रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी होंगे। मैंने पिछले दिनों किसी एक प्रोग्राम में कहा भी था कि मेरी इतलात ये हैं कि जनाब मेरी मालूमात ये है कि इसमें मुर्तज़ा वहाब साहब का बड़ा अहम किरदार है। तो अब बहुत सारी जगहों पर ये बात वाज़ेह भी हो रही है कि मुर्तज़ा वहाब साहब का किरदार, यानी कि जो कराची के मेयर हैं उनका किरदार भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। अच्छा, अब तक के लिए इतनी ही खबरें। अभी और ज़ाहिर है मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं इस हवाले से कि क्या क्या और मामलात हुए, क्या नहीं हुए, और किस किस तरीके से मामलात हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि वक्त की कमी ज़ाहिर है
इस वक्त हो रही है। अच्छा, जो पेजर के हमलों का मैंने आपसे जिक्र किया था, अब पेजर के बाद आपने देखा होगा जो वॉकी टॉकी होते हैं उसमें ब्लास्ट हुए हैं, मुख्तलिफ सोलर पैनल्स हैं उसके अंदर ब्लास्ट हुए हैं, और इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई है। वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को कंट्रोल करते हुए उसमें ब्लास्ट कर सकता है। मेरा एक तफसीली प्रोग्राम हमने इसमें किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर जाकर देखिएगा, जिसमें हमने बड़े तफसील के साथ बताया कि यह अटैक्स किस तरीके से और कहाँ किस तरीके से हो सकते हैं। अभी तक के लिए अनीस मंसूरी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद ख़बरें, मज़ीद तफसीलात आपके साथ। हाँ, किसी ने पूछा था मुझसे कि एमक्यूएम ने बिल जमा करवाया है बल्दियाती इलेक्शन के बाद। देखिए, एमक्यूएम ने बिल ज़रूर जमा करवाया है, लेकिन एमक्यूएम अभी तक जो हम बात कह रहे थे, वो जो नेगोशिएट की बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि जो आइनी तरामीम आ रही है, उस आइनी तरामीम में कि जिसमें ज़ाहिर है आपको आइन के अंदर तरमीम करनी है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। उस आइनी तरमीम बिल जिस पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान, वकला जमात तंजीमें, सुप्रीम कोर्ट और सब लोग जिस पर एक फ़िक्र और मीडिया जिस पर फ़िक्रमंद हुआ है, उसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने सिर्फ बिल जाकर वहाँ जमा करवाया। ऐसे तो सैकड़ों हज़ारों बिल जो है वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद हैं। कब वो कायमा कमेटी में आएंगे या कब वो कमेटी का हिस्सा बनेंगे, फिर वो असम्बली में पेश होंगे, फिर असम्बली से अप्रूवल होगा। लेकिन जो मेन जो पैकेज जिसमें 52 तरामीम का जिक्र किया जा रहा है, उन तरामीम का हिस्सा वो नहीं है। अभी इन्होंने ज़ाहिर एक अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने वहाँ पर वो बिल ज़रूर जमा करवाया है, लेकिन उस बिल की अभी फ़िलहाल वो पोजीशन नहीं है कि जो कि उस आइनी तरमीमी बिल जो जिसको आ रहा है, जिसको 26वीं तरमीम हम कह रहे हैं, उसका हिस्सा वो नहीं है। तो ज़ाहिर है वो एक अलग मसला है कि वो हिस्सा बनेगा नहीं बनेगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और प्रोग्राम के इब्तिदा में जो मैंने आपसे गुजारिश की थी, वो इख्तिताम में भी गुजारिश करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, ज़रूर कीजिए, और साथ साथ दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त।